हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक स्वरूप और उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था नंबर 1 पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज अपना टॉपिक चलेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कितने प्रकार के होते हैं? चार कौन कौन सी? उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, मेवाड़ अरावली और आबू पर्वत। देखो तो टॉपिक अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखो दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात की जाए तो अरावली के स्थान पर पहले दिल्ली समूह पर्वतमाला थी और दिल्ली समूह पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आर्कियन युग में 70 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और जो दिल्ली समूह है उसके भी 3 भाग है। 3 भाग कौन कौन से? अलवर खंड, अजबगढ़ खंड और रायलो समूह। देखो, अरावली के स्थान पर पहले दिल्ली समूह पर्वतमाला थी और दिल्ली समूह पर्वतमाला का निर्माण आर्कियन युग में 70 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पूर्व हुआ। और दिल्ली समूह के भाग कौन? 3। दिल्ली समूह के भाग, देखो 3 भाग कौन कौन से? नंबर 1 अलवर खंड, नंबर 2 अजबगढ़ खंड और नंबर 3 रायलो समूह। ये हो गई दिल्ली समूह की प्रकार या भाग। देखो दोस्तों, टोंक सवाई माधोपुर में दिल्ली समूह पर्वतमाला के सर्वाधिक अवशेष पाए जाते हैं और जो दिल्ली समूह पर्वतमाला है उसके सबसे अधिक अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? टोंक सवाई माधोपुर में। टोंक सवाई माधोपुर में दिल्ली समूह पर्वतमाला के अवशेष सर्वाधिक है। इसके बाद है अरावली की उत्पत्ति हुई थी वो थी प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। उत्पत्ति की बात की जाए तो उत्पत्ति हुई थी प्री
कैम्ब्रियन युग के अंदर। और इसके बाद है निर्माण की बात की जाए तो निर्माण के समय ऊंचाई की बात की जाए तो निर्माण के समय इसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर और वर्तमान में इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। निर्माण के समय ऊंचाई 2800 मीटर और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है 930 मीटर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अरावली की बात कर रहे हैं। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर और अरावली निर्माण के समय उसकी ऊंचाई कितनी है 2700 मीटर और वर्तमान में अरावली की ऊंचाई कितनी है 900। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला है वो है विश्व की सबसे प्राचीन वलित यानी मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसके बाद आकृति की बात की जाए तो अरावली की आकृति है वो तानपुरा वाद्यंतर या कर्णवृत्त के आकार की है। आकृति हो गई तानपुरा वाद्य यंत्र या कर्णवृत्त। इसके बाद अरावली के मूल केंद्र की बात की जाए तो अरावली का मूल केंद्र अरब सागर को माना जाता है और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर अरावली का मूल केंद्र टोंक और सवाई माधोपुर को माना जाता है। अरावली का मूल केंद्र अरब सागर। और यदि राजस्थान में बात की जाए राजस्थान में मूल केंद्र तो ये क्या होगा टोंक और सवाई माधोपुर। ये हो गई अरावली के मूल केंद्र की बात। अब है दोस्तों विस्तार की बात की जाएगी तो अरावली के विस्तार की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम के अंदर खेड़ ब्राह्मण यानी पालमपुर गुजरात से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में कहीं हरियाणा से दिल्ली की रायजीना पहाड़ियों तक है विस्तार। देखो विस्तार दक्षिण पश्चिम के अंदर तो खेड़ ब्राह्मण पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है और बात यदि उत्तर पूर्व की जाए तो उत्तर पूर्व के अंदर कहीं तो है हरियाणा से दिल्ली की रायजीना पहाड़ी तक ये हो गई विस्तार की बात। अब लंबाई की बात की जाए
तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो 55 किलोमीटर है, और राजस्थान में प्रवेश सिरोही और समाप्ति है झुंझुनू, और सर्वाधिक विस्तार है इसका उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार है अजमेर में। अफवाह की दृष्टि से महाक जल विभाजक रेखा मानी जाती है इसको, जो पश्चिम का जल अरब सागर में जाता है और पूर्व का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अब देखो विस्तार के बाद कुल लंबाई। कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो 55 किलोमीटर। इसके बाद है राजस्थान में प्रवेश सिरोही, और राजस्थान में समाप्ति है झुंझुनू में। इसके बाद है सबसे कम विस्तार अजमेर, सबसे कम विस्तार अजमेर। और अफवाह की दृष्टि से क्या माना जाता है, अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक रेखा माना जाता है, जिससे क्या होता है कि अरावली के पश्चिम का जल तो अरब सागर में जाके गिरता है और पूर्व का जल बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। अफवाह की दृष्टि से माहक जल विभाजक रेखा, जिससे क्या होता है कि पश्चिम का जल तो कहाँ जाता है अरब सागर में, और पूर्व का जल किधर जाता है बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है ये मरुस्थल के विस्तार को भी रोकती है। यह है मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है। मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है। अब बात की जाए मानसून के प्रभाव की, तो मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि कच्छ की खाड़ी की शाख का अरावली के समांतर वर्षा न्यून होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून आता है वो पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। देखो मानसून पर प्रभाव की बात की जाए, जो कच्छ की खाड़ी से मानसून आता है वो अरावली के समांतर होता है, और समांतर होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्षा होती है वो क्या होती है, न्यून होती है। कच्छ की खाड़ी की शाखा अरावली के समांतर और समांतर के कारण क्या होता है, वर्षा न्यून होती है। और इसके बाद बात की जाए बंगाल की यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करता है, यानी पूर्व के भाग में
की शाखा से पूर्वी राजस्थान में वर्षा। यहाँ से देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा बरसात किस मानसून से होती है? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अब इसके बाद है कि सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य झील व तालाब स्थित है, यानी अरावली पर्वतमाला के अंदर क्षेत्र के अंदर क्या है? सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य झील व तालाब स्थित है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य झील व तालाब स्थित है। अब आता है दोस्तों अपना टॉपिक अरावली क्षेत्र में कृषि के प्रकार। तो अरावली क्षेत्र में कृषि के जो प्रकार है वो मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि मानी जाती है। अरावली क्षेत्र में कृषि के प्रकार और कृषि प्रकार है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरित कृषि ये हो गया कृषि का प्रकार। अब इसके अंदर कुछ जनजातियों के आधार पर देखा जाए तो देखो एक टेबल बनाते हैं। इसमें एक टेबल है, एक तरफ है जनजाति और एक है कृषि, एक तरफ है कृषि का प्रकार। देखिए सबसे पहले भील जनजाति कृषि का प्रकार है चीमाता। क्या है? चीमाता। इसके बाद है गरासिया जनजाति वालरा बोला जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा कृषि के प्रकार को अरावली क्षेत्र के अंदर। इसके बाद है डामोर के अंदर है दज्जिया बोला जाता है डामोर जनजाति द्वारा। इसके बाद है सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति द्वारा कृषि को बोला जाता है बत्रा। अरावली क्षेत्र में नहीं बोला जाता, लेकिन बत्रा अरावली में नहीं ये हो गए कृषि के प्रकार। तो दोस्तों आज अपन यहीं तक देखेंगे। कल अपना चलेगा ऊंचाई के घटते क्रम में पर्वत चोटियाँ वगैरह, ये देखेंगे। और जो 2 और बचे हुए हैं भाग उनको और देखेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश को। और कल के अगले वीडियो के अंदर अपना जो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना नया टॉपिक चलेगा। तब तक अपनी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहना, ताकि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू साथियों।